तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इसमें हम बात करेंगे, देखिए, क्योंकि हमारे परीक्षाएं नज़दीक हैं तो परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो पहला टेस्ट है वो है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री आपकी दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि दो बुकें हैं आपकी, दोनों में आपका पहला पहला चैप्टर हो गया है, यानी कि ठोस अवस्था और हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। यानी कि आपके कुल मिला के दो चैप्टर हैं जिनसे आपका पेपर बनने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वो क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। मैं लगवा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना ही जाना, कोई सा भी मत छोड़ना, जितने बताऊँ सारे पढ़ के जाना है। पहले मैं लगवाऊंगा, उसके बाद उनको तैयार भी कराऊंगा। तो पहले मैं लगवा देता हूँ, जरा उन क्वेश्चंस को ध्यान से लगा लेना। सबसे पहला क्वेश्चन मेरी नज़र में जो बन रहा है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। दोनों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को लगा लेना, इनको लगा लेना ध्यान से, दोनों को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। ये दोस्तों जो है क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, तो इसको आप मत रखो अभी। केवल आप इतना याद कर लो कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो इसको नंबर 1 करके आप इसको लगा लेना अपनी कॉपी में से देख के, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए जब कार्बन बंद प्रकृति के आधार पर जब आपके एल्किल हैलाइड आते हैं, यानी हेलो एरीन्स आते, हेलो एल्केन आते हैं, तो उनको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों, एलिलिक हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड, इनमें से आपको करना क्या है, एलिलिक हैलाइड याद कर लेना है, इसको लगा लीजिएगा एलिलिक हैलाइड, और यहाँ पे बेनाइलिक हैलाइड, ये दोनों लगा लीजिएगा, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेनाइलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड दोनों के दोनों आपको याद कर लेने हैं, एक जरूर पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम हैलोजन एसिड की क्रिया HCl से कराते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमारा मेथिल क्लोराइड और जल बनता है। तो ये हैलोजन अम्ल से क्रिया जरूर याद कर लेना, ठीक है। मैं 2-3 क्रियाएं बता रहा हूं, वो आप याद कर लेना। देखिए, सबसे पहली बात, एल्कोहल से ही आपको हेलो एल्केन बनाने के लिए मिल जाए, क्योंकि सबसे सरल यही है, सबसे सरल यही है हेलो एल्केन से। तो इसमें आपको किस किस से मिल सकता है, तो एल्कोहल की क्रिया आपको देखिए 2-3 से दे देगा, या तो थायोनिल क्लोराइड से दे देगा, या फास्फोरस हैलाइड से दे देगा, या हैलोजन एसिड से दे देगा। तो इनमें से जिसके सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि हेलो एल्केन बनाएं, ठीक है, एल्कोहल के माध्यम से हेलो एल्केन बनाएं, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप जो भी एल्कोहल होगा उसकी क्रिया चाहे तो आप थायोनिल क्लोराइड से करा दीजिए, चाहे आप फास्फोरस हैलाइड से करा दीजिए, चाहे आप हैलोजन एसिड से करा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे कराएंगे। लेकिन इसके बाद ये तो होगी नॉर्मल बातें, एल्कोहल से क्रिया के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इसको करना ही करना है, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है डॉर्जन रिएक्शन। डॉर्जन रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। डॉर्जन रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एल्केन से कैसे करके हेलो एल्केन बनता है। तो ये भी बहुत ही नॉर्मल सी रिएक्शन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्रॉम एल्केन से भी आपको बनाने के लिए आ सकता है और एल्कीन से भी बनाने के लिए आ सकता है, लेकिन जो मेन है वो अभी एल्केन है। तो एल्केन से बनाने के लिए आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत आराम से आप कर लोगे इसको, तो इसको लगा लीजिएगा। यानी कि अब तक हमारे कुल मिला के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इनको लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया। ये अपक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी लगा लीजिएगा। हुंस-डीकर अपक्रिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन के जो भौतिक गुण होते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन भौतिक गुणों को भी याद कर लीजिएगा इसके, ठीक है। भौतिक गुण भी आपको इसके याद कर लेने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस वो लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, यानी कि हेलो एल्केन, उनका जो जलीय क्षार से रिएक्शन होती है वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलीय क्षार से अपक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम, जो आपके धातु एल्का ऑक्साइड होती है, ये रिएक्शन भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर में अलग से पूछी जाती है। विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो इसलिए धातु एल्का ऑक्साइड से अपक्रिया जरूर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तीनों धातुओं से इसकी क्रिया याद कर लेनी है। तीनों धातु में मैं बता रहा हूं आपको, मैग्नीशियम धातु हो गई, मैग्नीशियम धातु हो गई, जिंक धातु हो गई और सोडियम धातु हो गई। अब बात करते हैं इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैग्नीशियम धातु से तो बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी कि इससे ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि हम जब सोडियम धातु की अभिक्रिया जो है, क्योंकि ये रासायनिक गुण में आता है, तो अगर आपसे जो आपका हेलो एल्केन होता है उनका रासायनिक गुण भी पूछ लेगा तब भी आपको ये रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप मैग्नीशियम से कराओगे, क्योंकि धातु से अपक्रिया कराओगे, ये रासायनिक गुण होता है हेलो एल्केन का, तो आप रासायनिक गुण में आप ये मैग्नीशियम से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, तो ये बनता है। तो ये आपको याद रखनी है ये रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड में जब आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दोगे ना क्लास 12 का, तब पूछी जाएगी ये, तो अभी भी इसको याद कर लेना क्योंकि पूछी जा सकती है। उसके बाद जिंक से क्रिया, क्योंकि फ्रैकलैंड अपक्रिया और वुड्स रिएक्शन, ये दोनों की दोनों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि समझ लो ये जो आपका थर्सडे को टेस्ट होने वाला है उसमें रखी हुई हैं, दोनों की दोनों रखी हुई हैं, फ्रैकलैंड अपक्रिया और वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स अपक्रिया और फ्रैकलैंड अपक्रिया दोनों की दोनों तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार कर लेना। अब उसके बाद बात करते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको यहां से याद कर लेनी है। इस रिएक्शन को याद रखना है, इस रिएक्शन को याद रखना है। ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं, तो इस रिएक्शन को याद कर लेना है। और इस रिएक्शन के बाद ये चित्र बनाना भैया आपको सीख लेना है और ये विधि लिख देनी है, ठीक है। ये विधि, क्योंकि जब एथिल ब्रोमाइड, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, अगर ये पूछा गया तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि जब भी आपसे पूछेगा तो आपको ये पूरा जो भी है ये पूरा आपको लिखना है। और एथिल ब्रोमाइड का शोधन ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब बनाएंगे भैया, सीधी बात है, जब हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो उसका शोधन भी करेंगे ना, यौगिक बना रहे हैं तो उसको बिल्कुल सांद्रित भी करेंगे, तो वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एथिल ब्रोमाइड के शोधन के लिए जो भी प्रक्रम है वो आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं है। एथिल ब्रोमाइड का आपको क्या करना है, जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी आपको लिख देना है अगर आपसे पूछेगा तो, क्योंकि पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण लिखो, ये क्वेश्चन बोलेगा, तो आपको क्रिया करा देनी है जो भी है। ये पहला रासायनिक गुण है तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। और आपको जिंक धातु से, देखिए फ्रैकलैंड अपक्रिया और वुड्स रिएक्शन फिर से यहाँ पे आ चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आ जाए बनेगा तो एल्केन ही ना, अभी मैं बताऊंगा। तो फ्रैकलैंड अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया देख रहे हैं आप कितनी बार आ रही है, तो इनको तो याद कर ही लेना है। उसके बाद सोडियम एसीटेट से भी क्रिया आपको याद कर लेनी है, किसकी, एथिल ब्रोमाइड की, ठीक है। उसके बाद बेंजीन से अपक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है फीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये बोर्ड में पूछी जाएगी 100%, कोई नहीं बचा सकता इस क्वेश्चन को आने से। तो बेंजीन के साथ अपक्रिया जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, किसकी, एथिल ब्रोमाइड की। जब अपक्रिया बेंजीन से कराते हैं, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथिल बेंजीन बनता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो ये चीजें बातें आपको याद रखनी है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करके बनेगा, सारी चीजें आपके सामने क्लियर करूंगा, बस आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट से क्रिया कराएंगे, ठीक है। हाँ, ये भी क्रिया देख लीजिएगा, इसका जो आपका एथिल ब्रोमाइड का छठा रासायनिक गुण है, तो ये भी देख लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी आपके लिए बनेगा जब, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया इस अपक्रिया को आप इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि ये अलग से पूछी जा सकती है। कौन सी है, फीडल क्राफ्ट अपक्रिया। मैं आपको बाद में नोट पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन सी अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ये है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यही है ना, सिंपल। तो अब देखिए इसमें आपको हो सकता है विकल्प वगैरह अगर मिल जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनो हेलो एल्केन है, ऑप्शन दे देगा तो आप अच्छी तरीके से देखते ही पहचान लोगे कि जिसमें एक हैलोजन परमाणु होगा वो मोनो हो जाएगा, 2 हैलोजन परमाणु होगा डाई हो जाएगा, 3 हैलोजन परमाणु होगा ट्राई हो जाएगा, 4 हैलोजन परमाणु होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन हो जाएगा। बस यही सिंपल सी बातें हैं तो आपको याद रखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर
क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आ जाए तो उसके लिए विधि देखिए, मैंने दो विधियां बता रहा हूं, दोनों में से एक जरूर पूछ ली जाएगी अगर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया तो दोनों में से एक तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आप याद कर लीजिएगा और दूसरी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि आप याद कर लीजिएगा। दोनों में से एक पूछ ली जाएगी तो आपको इसमें से एक याद कर लेनी है आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बाद में बातें बताऊंगा कि कैसे करके बनता है, तो आप बस इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की पूछी जा सकती हैं तो इनको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो भी नॉर्मल जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एक दो हैं वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फास्जीन गैस बनती है, फिर उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। तो इन बातों को याद रखना है। और एक क्लोरीन का जो आपका जो नोट पॉइंट है वो याद कर लीजिएगा कि इसको रंगीन बोतलों में क्यों भरकर रखा जाता है, न्यूनतम भर के क्यों रखा जाता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी नोट है, ठीक है। नाइट्रेशन याद की देखिए, नाइट्रीकरण भी पूछा जा सकता है इसका, तो नाइट्रीकरण भी आप याद कर लीजिएगा। क्लोरोपिक्रिन बनता है। ये देखिए, पूरी बात याद करना जरूरी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इसको पूरा रट डालना है, पूरा नहीं रटना होता है, आपको केवल मेन बातें याद करनी है। क्या, जब आप क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराओगे यानी क्लोरोफॉर्म की जो क्रिया होगी, यानी कि आप CHCl3 की क्रिया HNO3 से कराओगे तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनेगा यानी क्लोरोपिक्रिन बनेगा, सीधी बात। तो वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, इसका प्रयोग आंसू गैस के गोलों में किया जाता है। तो बस आपको यही लिखना है नाइट्रिकेशन में, और कुछ नहीं लिखना है। इसकी रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो रिएक्शन जबकि लिखवाई नहीं है तो भाई हम भी नहीं लिखने वाले जब हमें नहीं लिखवाई गई है, लेकिन अगर आपको जरूरी होगी मैं देख लूँगा, अगर जरूरी होगी तो मैं लिखवा दूंगा, आप वही लिख देना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइमर टीमर अभिक्रिया क्या होती है। राइमर टीमर अभिक्रिया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो जब ध्यान देना दोस्तों, एक बात आपको अच्छे से ध्यान देनी है, दो प्रकार की है ये राइमर टीमर अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले जब आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराओगे तो सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, ये बात आपको पता है, सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। तो ये राइमर टीमर अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का जब आप रासायनिक गुण लिखोगे तब लिखना है। ये राइमर टीमर अभिक्रिया ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्लोरोफॉर्म की राइमर टीमर अभिक्रिया लिखे, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, तब आप ये लिखना है। अगर पूछेगा कि राइमर टीमर अभिक्रिया पर टिप्पणी करें तो दो प्रकार की होती है, क्योंकि एक तो सैलिसिलिक एसिड भी बनता है, ये आप पता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है नहीं बनता है, हाँ वो वाली भी है, ठीक है। और आइसोसाइनाइड परीक्षण ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। उसके बाद शुद्ध क्लोरोफॉर्म और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे पहचानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया करके भी पूछ ली जा सकती है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सी होती है बताएं, टिप्पणी करें, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद शुद्ध क्लोरोफॉर्म और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म हम कैसे पहचानते हैं, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए टेट्रा हेलो एल्केन, जैसा कि मैं बता रहा था कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक टेट्रा हेलो एल्केन होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। टेट्रा हेलो एल्केन कैसे बनता है ये भी आप याद कर लीजिएगा। टेट्रा हेलो एल्केन बनाने की विधियां आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले एक ही विधि लिखाई गई है क्लोरीनीकरण से, तो यानी कि जब हम टेट्रा हेलो एल्केन की क्रिया जो भी आप क्लोरोफॉर्म होगा उसकी क्रिया आप क्लोरीन से करा दोगे तो बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको लिख लेनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है उसकी क्रिया जब जल से कराते हैं 500 डिग्री ताप से अधिक ताप पर, क्योंकि इस पे तो ये स्थित होता है, इससे अधिक ताप पर जब हम कराते हैं तो फास्जीन गैस का निर्माण होता है। ये बातें याद रखनी है, बस सिंपल, ठीक है। और देखिए ये मैंने बताया था ना राइमर टीमर अभिक्रिया, देखिए फिर से आ गई, इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस छोटा सा चेंज होना है। राइमर टीमर अभिक्रिया के अंदर जब आप यहाँ पे लोगे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, तब क्या होगा, तब आपका बनेगा सीधी सीधी बात सैलिसैल्डिहाइड। लेकिन वहीं आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक जलीय क्षार का जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पे बनेगा सैलिसिलिक एसिड यानी सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हेलो एरीन से हमारे लिए किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो हेलो एरीन का निर्माण आप हुंसडीकर अभिक्रिया, जो कि मैंने आपको बार बार बता रखी है, तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, वही आपको याद रखेंगे। हुंसडीकर अभिक्रिया पता करनी है, देखिए बार बार ये 2 बार आ चुकी है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि 3 है, 3 में से आप बस 2 ही याद कर लीजिए, 2 ही बहुत हैं। लेकिन आपको क्या करना है, हेलो एरीन के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है, हेलो एरीन की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि
इसके देखिए क्लोरल से अपक्रिया इसकी, बाकी और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, बस इतना ही है, आपको इतना ही याद कर लेना है। और NOH से अपक्रिया याद कर लेनी है किसकी, क्लोरोबेंजीन की, C6H5Cl जिसका फॉर्मूला होता है, तो इसकी आपको अपक्रियाएं याद कर लेनी है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्लोरोबेंजीन का उपयोग आपको याद कर लेना है। और DDT रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं, ये वाली क्लोरल से अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद कर लेना। क्लोरल की अपक्रिया, जो क्लोरोबेंजीन होता है उसकी अपक्रिया क्लोरल से कराओगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसको बोलते हैं DDT रिएक्शन, ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब देखिए मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं केमिस्ट्री सेकंड के अंदर जो भी आपको मिलने वाली हैं एग्जाम में। अब मैं बताता हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं वो। अब आप उनको ज़रा ध्यान से और देख लीजिए, बाकी आपका काम खत्म हो जाता है फिर। सबसे पहले ठोस अवस्था, ये बहुत ही छोटी बात है, नहीं पूछी जाएगी। ठोसों के गुण आपसे पूछ लेगा, या हो सकता है ठोस अवस्था पूछ भी ले, तो अब भी आप अच्छी तरीके से जानते हो उसके बारे में, तो इसको भी याद रखना। ठोस के गुण भी आपको याद रखना है। सबसे काम आता है मेन कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में ये आपसे परिभाषाएं भी पूछ सकता है इनकी, और इनके डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो दोनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में यहाँ पे अंतर लिखे हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस का पूछ लेगा कि सोडियम क्लोराइड बताओ किस प्रकार का ठोस है, तो ये पूछ लेगा, तो इनको याद रखना कि ये तीनों क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है आपके, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजिक ठोस, ठीक है, सहसंयोजी ठोस बोलते हैं, जिन्हें नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं आप, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। चारों प्रकार के ठोस पता होने चाहिए, चारों प्रकार के ठोसों की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, इनके बाद आपके जो भी हैं चारों प्रकार के ठोस पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है दोष, ठीक है, यानी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये चीज़ें आपको समानुपातिक दोष होता है, तो इसमें ये भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा मानना है कि समानुपातिक दोष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, तो समानुपातिक दोष की डेफिनेशन पूछी जाएगी। हो सकता है आपसे पूछ ले कि समानुपातिक दोष कौन कौन से होते हैं, तो आपको दोनों नाम बताने हैं, साटकी दोष और फ्रैकल दोष। साटकी दोष और फ्रैकल दोष आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, दोनों में से एक पक्का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल देकर पूछ भी ले जा सकता है कि इसमें कौन से प्रकार का दोष उत्पन्न करता है, तो आपको ध्यान रखना, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों, ये दोनों को ही प्रदर्शित करता है, यानी कि आपका यहाँ पे ये फ्रैकल दोष भी करता है और साटकी दोष भी करता है। तो ये क्या हुआ, केमिस्ट्री के अनुसार ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और एकक कोष्टिका में कणों और या परमाणुओं की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चारों पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब एकक कोष्टिकाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो SCC होती है, एक BCC होती है, एक FCC होती है और एक ECC होती है, यानी कि 4 प्रकार की कुल मिला के होती हैं, ठीक है। तो ECC क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले SCC जो होती है दोस्तों, SCC में परमाणु की संख्या 1 होती है। ये सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा मैं, टेंशन ना लीजिए, सभी बताऊंगा। तो आपको सभी में परमाणुओं की संख्या पता होनी चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं आपको परमाणुओं की संख्या, सभी जो आपकी इकाई सेल है यानी एकक कोष्टिकाएं हैं उनमें परमाणुओं की संख्या आपको सभी में पता होनी चाहिए कि कितनी होती हैं। उसके बाद एक आध न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछ भी लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आपसे पूछ लेगा, तो देखिए आपके कितने प्रकार के होते हैं, आपके ये होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो ये 5 प्रकार के होते हैं कुल मिला के। तो आपको देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपसे पूछा जा सकता है और अनुचुंबकीय पूछा जाएगा। लौह चुंबकीय और ये तीनों में से कोई सा आपसे मुश्किल ही है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपसे ये प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर भी पूछा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद आता है समन्वय संख्या, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो बिल्कुल मार्क कर दो, ये तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं बच सकता। आपको समन्वय संख्या की डेफिनेशन याद करनी है, चारों एकक कोष्टिकाओं की समन्वय संख्या आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। उसके बाद हम बात करते हैं साटकी दोष और फ्रैकल दोष में अंतर आपको पता होना चाहिए। अंतर के बाद अंतरकाशीय रिक्तियां आपको पता होनी चाहिए, जो कि 2 प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आपको
आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप आराम से कर लोगे। तो इनमें कुछ खास नहीं है कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों एवं अथवा दरवाजों में लगे शीशे शीर्ष की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये असतत द्रव है, बस सिंपल इतनी सी बात है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो अणु परमाणु आयन होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अब देखिए, पहला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है, कुछ नहीं है अब इसमें, कुछ नहीं बचा, अब केवल तैयार करना है हमें। तो मैं इधर से ही तैयार कराते हुए चलता हूं, उधर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट हम शुरू करते हैं अपनी बात को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो ठोस अवस्था क्या होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण अणु परमाणु आयनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, और इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही निकट होते हैं। तो वह अवस्था क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोसों के गुण क्या होते हैं, सबसे पहली बात ठोस दृढ़ होते हैं, इनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है, और जो आकृति भी निश्चित होती है आयतन भी निश्चित होता है, और गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों के दोनों उच्च होते हैं, ये बातें याद रखनी है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं वे आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण आपसे पूछ ले मोम किस प्रकार का ठोस है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर आपसे पूछ ले कि कांच किस प्रकार का ठोस है, तो ये आप बताओगे कि अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि ये क्या होता है, कांच एक अस्थित द्रव होता है। दोस्तों ये बात याद रखना, क्योंकि पूछ ली जा सकती है कि कांच एक है, ऐसे करके क्वेश्चन बना देगा, 1 नंबर काट लेगा इसी बात का अगर गलत लगा दिया तो। क्या है, अस्थित द्रव है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण आपके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl हो गया, सोडियम सल्फेट यानी कि NaHSO4 हो गया, ठीक है, NaHSO4, और तथा शक्कर C6, आपका जो भी है शक्कर का सूत्र वो याद रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर आपको याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही तेज पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिलेबस रिवाइज करा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको कैसे करके चीज़ें याद रखनी है। ये अगर मैं आपको सिलेबस की तरह पढ़ाऊंगा तो एक ही चीज़ में क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में ही मेरा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे आपको पूरी चीज़ें क्लियर करानी है बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये निश्चित ज्यामिति में होते हैं, इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, इनके गलन की ऊष्मा निश्चित होती है। जब गलनांक निश्चित हो गया तो गलन की ऊष्मा भी निश्चित होगी। अब निश्चित गलनांक होने के कारण ये क्या होते हैं, वास्तविक प्रकृति के ठोस होते हैं। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि निश्चित गलनांक होने के कारण इनको वास्तविक ठोस कहा जाता है, ये लिख दीजिए। या आपको याद नहीं आ रहा है किसी कारणवश तो आप लिख दीजिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक प्रकृति के ठोस होते हैं। अब उसी प्रकार से चाकू से काटने पर इनमें सपाट सतह प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन का गुण पाया जाता है किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। बहुत टाइप के क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो छोटी छोटी बातें याद रखा करो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे लिख रखे हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका उल्टा। अब देखो दोस्तों, क्रिस्टलीय के आगे लगा दिया आ, यानी अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय का मतलब हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा, पूरी तरीके से उल्टा। यानी इसमें क्या होंगे, अभी कण निश्चित ज्यामिति में होंगे, किसमें, क्रिस्टलीय में। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होते हैं, ये अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं, यानी कि इनकी कोई निश्चित ज्यामिति ही नहीं होती है। अब जिन निश्चित ज्यामिति नहीं होती है तो इनका परास कैसा होगा दोस्तों, परास इनका होगा लघु। लघु परास क्यों होगा, क्योंकि ये कमजोर होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, तो इनका गलनांक अनिश्चित होता है, ये गर्म करने पर तुरंत पिघलने लगते हैं। अब गलनांक अनिश्चित होता है, इनके गलन की ऊष्मा, जब गलनांक अनिश्चित हो गया तो गलन की ऊष्मा अपने आप अनिश्चित हो जाती है। इसमें निश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। देखिए, इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर लिखते समय आपको केवल क्रिस्टलीय ठोस याद रखना है, अक्रिस्टलीय अपने आप याद हो जाएगा। बिल्कुल केवल कुछ मत करो, आ लगा दो, निश्चित के आगे आ लगा दो। गलनांक निश्चित होता है किसका, क्रिस्टलीय ठोस का, तो आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसका कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसमें गलन की ऊष्मा निश्चित होती है तो इसमें अनिश्चित हो जाएगी। निश्चित का अनिश्चित किसमें करना है, क्रिस्टलीय से अक्रिस्टलीय में, बस इतनी बात याद रखो। चाकू से काटने पर सपाट सतह में प्राप्त होती है किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में, लेकिन नहीं प्राप्त होती है किसमें, क्योंकि इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, किसमें, अक्रिस्टलीय ठोसों में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, और इसके एग्जाम्पल है मोम, मक्खन, कांच इत्यादि। अब ठोसों का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों 4 प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस।
चारों प्रकार के ठोसों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहसंयोजी ठोस कैसे होते हैं। तो सहसंयोजी ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, परमाणु होते हैं, यानी एटम होते हैं। अब ये एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, काला फास्फोरस, ये सभी क्या है, सहसंयोजी ठोस है। तो इनको याद रखिएगा कि हीरा एक किस प्रकार का ठोस है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि सहसंयोजी ठोस है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, तो आप तुरंत बताओगे कि ये कैसा है, सहसंयोजी ठोस है। क्योंकि इसमें जो परमाणु होते हैं ना, हीरा और ग्रेफाइट के जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, अपने आप से कोवैलेंट यानी सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। अब ये देखिए, क्योंकि जो सामान्यतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि जो सहसंयोजी जो ठोस होती है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस चक्कर से जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो विद्युत का संचालन नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, यानी कि कंडक्टर होता है, कंडेंटर नहीं कंडक्टर। ठीक है, आयनिक ठोस क्या होते हैं, तो इन ठोसों की संरचनात्मक इकाई है ऋणायन और धनायन, यानी कि वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। आपको बिल्कुल एक डेफिनेशन से आपको सभी ठोसों की डेफिनेशन याद होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आयनिक ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, जो कि धनायन तथा ऋणायन होते हैं। इनमें एक आयन अपने विपरीत आयन से घिरा होता है। बस सिंपल इतनी सी बात है, आयनिक ठोस कंप्लीट हो गया। जैसे NaCl और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे बोलते हैं। अब देखिए NaCl की समन्वय संख्या जब लिख रखी है तो इसको याद रखना कि ये विकल्प में पूछी जा सकती है कि NaCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 6 होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आणविक ठोस क्या होते हैं। तो आणविक ठोस क्या होते हैं दोस्तों, आणविक ठोस आपके जो होते हैं उनमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। अब ये इनमें बॉन्ड वॉल बंध द्विध्रुव हाइड्रोजन बंध के कारण द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। दोनों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अध्रुवीय में क्या होगा, अध्रुवीय में देखिए दोस्तों दोनों समान प्रकार के परमाणु होंगे। अध्रुवीय में आपके समान प्रकार के परमाणु होंगे। जब समान प्रकार के होंगे तो सीधी बात है ना, जैसे समान प्रकार के होंगे तो इधर देखो, चलो मैं दिखाई देता हूँ। मान लो समान प्रकार के हैं, यानी कि यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। अब ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जुड़े। जब इनमें बॉन्ड बनाना दोस्तों तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी। सेम होने के कारण क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। अब इस पे आंशिक रूप से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पे भी आंशिक रूप से धनायन, इस पे भी आंशिक रूप से धनायन। तो ये क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे अध्रुवीय है, ना तो ये इसकी ही तरफ है या तो ना तो ये साउथ में है ना तो ये नॉर्थ में है। तो ये क्या है भैया, सीधी बात है कि ये कैसी स्थिति बन गई है। तो ये हाइड्रोजन जो होगा ना, ये वाला H2, ये क्या होगा आपका अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो जो दोस्तों समानुपातिक दोष होता है वही आपके दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम स्टोमेट्रिक। ठीक है, स्टोमेट्रिक। तो ये दो प्रकार के दोष होते हैं आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समानुपातिक दोष होता क्या है। तो समानुपातिक, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो क्रिस्टल में जो आपके धनायन तथा ऋणायन होंगे उनका जो अनुपात होगा वो 1 होगा, 1:1। ठीक है, तो इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं, उपस्थित अनुपात जो होता है समान अनुपात होता है। समान अनुपात यानी कि मान लीजिए अगर किसी अवयव में कोई भी आपका क्रिस्टल है, उसमें 12 धनायन है 12 ऋणायन है, तो जब इनका अनुपात निकालोगे धनायन तथा ऋणायन का, तो कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल बात है, बस वही आपको याद रखना है। धनायन तथा ऋणायनों की संख्या के कारण इनमें समानुपातिकता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, साटकी दोष और फ्रैकल दोष। साटकी दोष को बिल्कुल एक शब्द में याद रख लो कि इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें जो आपका ऋणायन होगा और धनायन होगा वो क्या होगा, एक मतलब दोनों, एक धनायन एक ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है तो सीधी बात है उनके स्थान पर रिक्ति बन जाती है। वही क्या कहलाती है, शॉर्टकी डिफेक्ट यानी साटकी दोष कहलाती है। अब साटकी दोष के अंदर एक बात और याद रख लो कि साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि साटकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व बदलता है, घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है। तो ये बातें बन जाती हैं, तो याद रखना। वहीं हम बात करें कि फ्रैकल दोष में क्या होता है, तो फ्रैकल दोष में दोस्तों बिल्कुल एक वाक्य में बात याद कर लो कि फ्रैकल दोष में जो होता है वो जो आपका
फ्रैकल दोष में जो आपका धनायन होता है यानी A+ जो होता है वो क्या करता है कि अपने स्थान से उठकर यौगिक में ही किसी अंतरकाशीय स्थान पर जाके बैठ जाता है, जिससे क्रिस्टल का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है लेकिन उसके स्थान पर रिक्ति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैकल दोष कहते हैं। तो इन दोषों को आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाया कौन कौन में जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका 60 की दोष है वो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं कभी भी कि NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा दोष पाया जाता है यानी KCl में, और KBr में कौन सा दोष पाया जाता है। तो ये पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान रखना, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना ज्यादातर वो ऐसे ही बनते हैं यहीं से, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है आपका। उसके बाद अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, SCC कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, लो SCC कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका को। अब इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि सरल घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है। तो दोस्तों, वह एकक कोष्टिका जिसमें उपस्थित अवयवी कण घन के कोने पर उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका कहलाती है। यह परिभाषा मैंने अपनी तरफ से आपको बता दी, स्ट्रक्चर आपके सामने बना रखा है। इसमें सब देखो कि घन के कोने पर परमाणु उपस्थित हैं। अब घन के कोने के लिए जो एक कण होता है उसका कोष्टिका में योगदान होता है 1/8। कोनों के लिए घन के कोनों पर उपस्थित, तो 1/8 हो गया, तो 8 कणों का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो SCC में चूंकि जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कहां होते हैं, घन के कोनों पर होते हैं। तो कोने पर होते हैं तो SCC में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। अब देखिए, फलक केंद्रित है, फलक इसमें जुड़ चुका है शब्द, क्योंकि ये केंद्रीय एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय एकक कोष्टिका 2 प्रकार की होती है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका यानी इंटरनल सेंट्रल सेल, ठीक है, ये होती है इसकी इंग्लिश में नाम। अब बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो फलक केंद्रित को बोलते हैं FCC बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं इसको, ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसकी पहचान सिंपल होती है कि इसमें जो अवयवी कण होंगे वो घन के कोनों पर तो उपस्थित होंगे लेकिन साथ ही साथ फलक पे भी उपस्थित होंगे। अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से, जो दोस्तों फलक होते हैं वो आपके 6 होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, यानी कुल मिलाकर 6 फलक हो गए। जब 6 फलक हो गए तो इनका जो योगदान होता है वो एक बार में आप देख रहे हैं कि हम 2 फलकों को गिन रहे हैं, कैसे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। तो इनका योगदान कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। यानी कि आप एक तरीके से ध्यान से ऐसे देखो, मान लो ये ऊपरी फलक पे एक परमाणु रखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर दूसरा कमरा बना दूं तो ये एक परमाणु 2 परमाणुओं में बट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इसका आधा आधा दिखेगा दोनों कमरे में, यार आधा ऊपर वाले में दिखेगा, आधा नीचे वाले में दिखेगा। यानी ऐसे समझो बात को, मान लो इस पेन पे मैंने कोई बिंदु बना दिया, अब इसके ऊपर से मैंने ये दूसरा पेन रख दिया। तो सिंपल बात ये है कि मुझे इस पेन के नीचे बैठा होगा ना उसको आधा दिखेगा, और ये जो पेन के ऊपर बैठा होगा उसको भी आधा दिखेगा। तो आधा आधा दिख रहा है ना सीधे, तो 1/2 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो फलक पर उपस्थित जो भी परमाणु होंगे उनका आधा कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गई किसकी, आपकी FCC की बात हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें कोनों पर भी उपस्थित होते हैं साथ ही साथ फलक पर भी उपस्थित होते हैं, तो FCC में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। विकल्प में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका यानी बॉडी सेंट्रल सेल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो बॉडी सेंट्रल सेल होती है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, BCC बोलते हैं। अब देखिए BCC में क्या होता है, BCC में दोस्तों कुछ नहीं होता है, इसमें घन के कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते ही होते हैं, साथ ही साथ एक और होता है, वो होता है केंद्र पर। और अगर दोस्तों मैं इसको सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका में जो परमाणु होते हैं वो घन के कोनों पर तो उपस्थित होते ही होते हैं, साथ ही साथ केंद्र पर भी उपस्थित होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मध्य में केंद्र पर भी उपस्थित हो सकता है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कह सकते हैं। तो BCC में जो परमाणु की संख्या होगी वो सिंपल सी 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि केंद्र
पर तो चाहे देखो भैया, केंद्र पर जो परमाणु होगा उसका कोई भी भाग नहीं कटेगा, वो केवल एक ही है, वो एक ही कमरे में दिखेगा क्योंकि वो केंद्र पर है। आप चाहे ऊपर बना लो कमरा, चाहे साइड से बना लो, चाहे आगे बना लो, चाहे पीछे बना लो, चाहे इस तरफ बना लो, किधर भी कमरा बना लो वो नहीं दिखेगा कहीं भी, वो केवल केंद्र वाले को यानी कि जो जो इस कमरे में बंदा बैठा होगा उसी को दिखेगा। ठीक है, तो इसका एक भाग यानी कि सीधे वन इधर जुड़ जाएगा और आपको यहाँ पे SCC, क्योंकि भैया सीधी बात है घन के कोने पर है, कोने पर तो 8 परमाणु होते हैं, सिंपल सी बात है। तो 8 को क्या करेंगे हम भैया 1/8 से करके निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ECC में परमाणु की संख्या क्या होती है। ECC में दोस्तों जो परमाणु की संख्या होती है वो सिंपल सी बात है, कितनी होती है, बिल्कुल सेम इसी की तरह, क्योंकि ECC में सिंपल सा काम क्या होता है ना, ECC में दोस्तों जो इंटरनल आपकी सेंट्रल सेल होती है यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसकी सबसे पहले परिभाषा सुन लो। जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें दोस्तों अंतः केंद्रित एकक कोशिका में परमाणु जो होते हैं, आपके अवयवी कण जो होते हैं, वो सीधी सीधी बात घन के कोनों पर तो उपस्थित होती ही होते हैं, साथ ही साथ 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, यानी कि या तो ऊपर नीचे होंगे या दाएं बाएं होंगे या आगे पीछे होंगे, सभी फलकों पर नहीं होते, केवल 2 फलकों पर होते हैं। तो बस वही आपको करना है, जब 2 फलक पर होते हैं तो फलक का क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 से 2 कट जाएगा तो यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पे घन के कोनों के लिए क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ECC में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बस यही बात याद रखनी है। न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, फिलहाल मुझे कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास लगा नहीं तो मैं वो नहीं बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए आपको बस इतना लिखना है कि बेचुंबकीय पदार्थ जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, केवल इतनी बात याद रख लो, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब अपने हिसाब से आप लिख देना, केवल इतनी बात याद रखना। इसके लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल आपको लिख लेना है NaCl और बेंजीन, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड और बेंजीन। अनुचुंबकीय क्या होते हैं, बेचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय में होगा आकर्षण और प्रतिचुंबकीय में होगा प्रतिकर्षण। बस हो गया डिफरेंस, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है। तो किसी परमाणु के निकटतम उपस्थित परमाणुओं की संख्या जिससे वह जुड़ा होता है, यानी कि समन्वय संख्या को समझने के लिए ना हमें ऐसे करके करना होगा। समन्वय संख्या को समझने के लिए हमें कुछ करना होगा। समन्वय संख्या को समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, अब ये परमाणु जो भी ये परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, जो भी ये परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत परमाणु, ठीक है, किसी क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत परमाणु निकटतम जितने परमाणुओं से जुड़ा होता है उन परमाणुओं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी कि मान लो ये 2 से पास में जुड़ा हुआ है तो ये जो समन्वय संख्या होगी इसकी 4 समन्वय संख्या हो जाएगी, तो ये जो भी यौगिक होगा उसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी समन्वय संख्या। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 की 200 फ्रैकल दोष में अंतर, ठीक है, 60 की 200 फ्रैकल दोष में अंतर, ये भी आप देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। बस 60 की 200 फ्रैकल दोष में अंतर देख लेना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले 60 की दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, अपने जालक बिंदु से समान संख्या में गायब हो जाते हैं, तब 60 की दोष उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि ये तो परिभाषा से ही मिल जाएगा पहला, लेकिन दूसरा अंतर आपको याद रखना है कि ये जो समन्वय संख्या जो आपके 60 की दोष होता है वो उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में होता है, यानी समन्वय संख्या अधिक होती है, और फ्रैकल दोष में समन्वय संख्या कम होती है। वहीं अगर हम बात करें 60 की दोष में जो धनायन और ऋणायन होता है इनका समान आकार होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो ऋणायन होता है उसका आकार धनायन से बड़ा होता है। क्यों होता है, बिल्कुल सिंपल सा रीजन है क्यों होता है आकार बड़ा, क्योंकि भैया जो ऋणायन होता है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो आकार होता ही है ना, बल्कि पॉजिटिव जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर मान लो आप रोटी खाए हो और आपने जब रोटी खाए हो तो भैया तो उस समय आपका पेट भरा हुआ है, उस समय आपका पेट बड़ा होगा, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपका पेट पिचक जाएगा, यानी कि आपकी रोटी निकल चुकी होगी, तो वो आपका पेट पे जो भी है पिचक जाएगा, तो वो कम हो जाएगा आपका आकार। तो बस ऐसे समझ लो, फनी तरीके से समझने में थोड़ा अलग ही मजा आता है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना, इसमें क्रिस्टल का घनत्व घटता है और इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, किसमें, फ्रैकल दोष में, और घटता किसमें है, 60 की दोष में। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो ये हो गई पहली केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हल जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। रहा बचा मैं आपको अपने आप से क्लियर करा दूंगा, तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेकंड केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने लगवा दिए हैं, तो मैं अब उनको तैयार कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।